मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पाठ का अगला टॉपिक ऊर्जा का संरक्षण अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार किसी निकाय की कुल ऊर्जा का मान सदैव संरक्षित रहता है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा का मान सदैव संरक्षित रहता है। ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो विद्युत उपकरण हैं या अन्य जो उपकरण हैं वो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे अपने पास बल्ब जो है वह विद्युत ऊर्जा को अपन इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, तो यह इस विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ज्यादातर यह प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा भी बनती है जिसके कारण बल्ब गर्म हो जाता है। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी निकाय की कुल ऊर्जा का मान सदैव संरक्षित रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने के लिए अपन एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए अपने पास m द्रव्यमान का कोई पिंड है, कोई वस्तु है जिसको पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ऊपर की ओर उठाया जाए। हमने कार्य की परिभाषा में या स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में पढ़ा था m द्रव्यमान की वस्तु को यदि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर उठाया जाए तो इस h ऊंचाई पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP बराबर होता है mgh। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, g इस वस्तु के ऊपर लगने वाली गुरुत्वीय त्वरण g है और h यानी इसको पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर उठाया गया, तो EP बराबर हो जाता है mgh। h ऊंचाई यानी इस वस्तु की ऊंचाई के ऊपर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है वह अधिकतम होती है। क्योंकि h का मान अधिकतम है इसलिए ऊर्जा का मान भी अधिकतम है। लेकिन यहाँ पर वस्तु का प्रारंभिक जो वेग यहाँ पर जो वेग है वो भी u बराबर 0 है, इसलिए वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होगी E के बराबर 1/2 mu² वो होगी 0। क्योंकि यहाँ वस्तु का वेग 0 है इसलिए गतिज ऊर्जा का मान भी 0 है। जब आप इस वस्तु को आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में नीचे की ओर छोड़ते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ें, तो वस्तु की ऊंचाई का मान धीरे धीरे घटता जाता है और जब पृथ्वी तल पर यह पहुंच जाती है तो h बराबर 0 हो जाता है, इसलिए EP बराबर भी यहाँ पर 0 यानी न्यूनतम होती है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा का मान तो न्यूनतम हो जाएगा, लेकिन जब किसी वस्तु को आप छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी की ओर गतिशील होगी जिससे इसका प्रारंभिक वेग u जो 0 था उससे बढ़कर v हो जाता है। इसलिए इस बिंदु पर वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 1/2 mv² और पृथ्वी तल पर पहुंचने से थोड़े समय पहले इसका अंतिम वेग जो है वो अधिकतम है, इसलिए EP का मान भी यहाँ पर अधिकतम होता है। तो पहले यहाँ वस्तु को जब आप h ऊंचाई को ऊपर के उठाते हैं तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और जब इस वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में धीरे धीरे जो कमी होती है वो इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में वृद्धि के रूप में प्रकट होती है। अर्थात इस पूरे प्रक्रम के अंदर ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया गया और न ही नष्ट किया गया और ऊर्जा का कुल मान जो है वो सदैव गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर या नियत ही बना रहता है। अब इस चीज को समझने के लिए अपन एक गणितीय विश्लेषण या उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान जो अपन मान लेते हैं 50 किलोग्राम, ऊंचाई h, हमने पृथ्वी तल से वस्तु को 3 मीटर की ऊंचाई पर उठाया तो ऊंचाई भी दिया h बराबर 3 मीटर और पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान वैसे 9.8 ms-2 होता है, लेकिन गणना को सरल करने के लिए इसकी जगह अपन 10 भी लिख सकते हैं। तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई 3 मीटर ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो ज्ञात करेंगे तो EP बराबर हो जाएगा mgh। m बराबर 50 किलोग्राम, g का मान 10 और h बराबर 3 है तो 1500 जूल हो जाते हैं। EP का
मान 1500 जूल है, यानी ये इसका अधिकतम मान है। अब इस समय इसकी गतिज ऊर्जा जो अगर अपन देखें तो गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर प्रारंभिक वेग शून्य होने की वजह से गतिज ऊर्जा का मान भी यहाँ पर शून्य यानी न्यूनतम है। तो निकाय की कुल जो ऊर्जा हो गई वो कितनी होगी 1500 जूल। भाई इसका दोनों का योग ये 0 है और ये 1500, तो दोनों का कुल योग h ऊंचाई पर है 1500 जूल। अब इस वस्तु को अगर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े तो ठीक आधे रास्ते के ऊपर यानी h बराबर पहले की बजाय आधा कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा एक बार देखते हैं। तो h बराबर 1.5 मीटर पर अगर स्थितिज ऊर्जा देखी जाए तो हो जाएगी Ep बराबर mgh, m बराबर 50, g बराबर 10 और h बराबर 1.5 यानी 750 जूल। तो पहले थी 1500 जूल और इसमें कमी कितनी हो गई थी 750 जूल, यानी अब यहाँ 1.5 मीटर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा पहले की आधी हो गई। लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई है वो इसमें गतिज ऊर्जा के रूप में बढ़ेगी। तो इस 1.5 मीटर ऊंचाई के ऊपर वस्तु का अंतिम वेग कितना है यानी v का मान, तो न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से पहले अपन v का मान ज्ञात करते हैं। इसका प्रारंभिक वेग 0 है, ऊंचाई 1.5 मीटर है, अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। तो न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2gh, u का मान 0 है, दो संख्या है, g का मान 10 और h का मान 1.5, तो v बराबर हो जाएगा 0 प्लस 30 या v स्क्वायर बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ अपन v स्क्वायर बराबर लिखते हैं, अगर v करते हैं तो यहाँ इसके अंडर रूट कर दिया जाता है। अब v का मान हमारे पास ज्ञात हो गया, तो इस 1.5 मीटर पर वस्तु की गतिज ऊर्जा जो अपन निकालें तो E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर आएगी 750 जूल, यानी जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई थी 1500 से 750 जूल वह कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हो गई गतिज ऊर्जा। अब अगर अपन और पृथ्वी तल से नीचे की ओर आए तो h बराबर 0 होने से P बराबर तो mgh हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी तल पर पहुंचने पर इसका वेग अधिकतम होगा, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान भी अधिकतम। तो निकाय की कुल ऊर्जा का मान सदैव बराबर ही बना रहता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी निकाय की कुल ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है, नए ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसको हमने उदाहरण द्वारा देखा। अब अपने सिलेबस के अंदर दो शब्द हैं, एक संरक्षी बल और दूसरे हैं असंरक्षी बल। संरक्षी एवं असंरक्षी बल। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यदि इसकी प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक वेग, मान लीजिए अपना अपने हाथ में वस्तु है, इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो v बराबर 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा 0, और इसको छोड़ने के ऊपर जाएगी, वापस नीचे की ओर आने पर अंतिम वेग फिर 0 हो जाता है। इसलिए यदि किसी वस्तु की परिक्रमण के दिशा में जाकर वापस आने के पश्चात गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था के बराबर ही हो, तो इस समय इस वस्तु पर जो बल कार्य कर रहा है उन बलों को संरक्षी बल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा परिक्रमण के पश्चात उतनी ही रहे जितनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तो इस समय कार्यरत बल यानी इसके ऊपर जो नीचे की ओर बल लग रहा है वो संरक्षी बल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल। संरक्षी बल किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था के ऊपर ही निर्भर करते हैं। यह वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करती है कि किस प्रकार है ऊंचाई तक यह ऊपर की ओर गई। दूसरे है असंरक्षी बल। जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा परिक्रमण के पश्चात उतनी ही नहीं रहे या परिक्रमण के पश्चात गतिज ऊर्जा में कमी हो जाए, तो इस समय कार्यरत बल असंरक्षी बल कहलाते हैं। जैसे घर्षण बल। घर्षण बल असंरक्षी बलों के उदाहरण है, क्योंकि घर्षण बल के कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है। ये वस्तु के पथ पर निर्भर करते हैं।
और हमने पहले पढ़ा है कि घर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क होने पर उनके बीच लगता है और यह सदैव वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है और गति का विरोध करने में सहायक है। तो ऊर्जा संरक्षण का ये तो हमने नियम पढ़ा। अब देखो जी, ऊर्जा को जब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है तो ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है या जिसका अपन उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया को ऊर्जा का क्षय या ऊर्जा क्षरण कहते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वह है ऊर्जा का क्षय। ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा के संचरण यानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह संचरित होती है एवं रूपांतरण यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। तो ऊर्जा के संचरण एवं रूपांतरण के समय ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है या जिसको अपन उपयोग में नहीं ले सकते, इसे ऊर्जा का क्षय कहा जाता है। और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते समय यह 100% रूपांतरित नहीं होती है, इसका 100% रूपांतरण नहीं होता है, इसलिए अपन एक दक्ष निकाय का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी जिसकी क्षमता 100% ऐसा दक्ष निकाय अपन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा संचरण एवं रूपांतरण के दौरान ऊर्जा का कुछ भाग अनावश्यक रूप में बदल जाता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जैसे बल्ब के अंदर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे और हमें चाहिए प्रकाश ऊर्जा। तो बल्ब की जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है, लेकिन ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो यहाँ ऊष्मा ऊर्जा के रूप में भी बदल जाता है, इसलिए थोड़ी समय पश्चात बल्ब गर्म हो जाता है, जबकि हमें इस ऊष्मा ऊर्जा की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में बदली तो ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसे ऊर्जा का क्षय कहा जाता है। और ऊर्जा का क्षय होने के कारण अपन एक 100% दक्ष निकाय का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे अपन मोटरसाइकिल में पढ़ते हैं, मोटरसाइकिल में गाड़ियों का एवरेज की बात करते हैं, तो कोई मोटरसाइकिल 60 का एवरेज दे रही है, कोई 70 का एवरेज देती है या कोई 50 का एवरेज देती है। इसका मतलब है कि आप उसमें जो ईंधन डालते हैं, ईंधन के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, वह उसका जो इंजन है उस रासायनिक ऊर्जा को कितनी प्रतिशत मात्रा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकता है, यह उसकी क्षमता है जिसको अपन एवरेज शब्द से जानते हैं। तो जिसकी जितनी अधिक क्षमता होगी इंजन की, वह उतनी ही उसको आवश्यक ऊर्जा में बदलने में सहायक है। ऐसी एक मशीन के बारे में वैज्ञानिक बताते हैं जिसको कार्नो इंजन के नाम से जाना जाता है, जिसकी क्षमता 100% तो नहीं है, लेकिन यह अत्यधिक दक्ष होता है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदल सकता है। अब ऊर्जा का क्षय जो होता है वो कौन कौन से रूपों में होता है? तो मुख्य रूप से ऊर्जा का क्षय 3 रूपों में होता है, या तो ऊष्मा ऊर्जा, या फिर दूसरा ज्यादातर प्रकाश ऊर्जा, और या तीसरा पॉइंट है ध्वनि ऊर्जा। तो ऊर्जा का जो क्षय है वो 3 चरणों में होता है या 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे बल्ब के अंदर विद्युत ऊर्जा जो है हमें चाहिए प्रकाश ऊर्जा, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा बनती है, तो यहाँ ऊर्जा का जो क्षय हो रहा है वो कौन से रूप में होता है जी? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। दूसरा जो उदाहरण अपन लेते हैं हीटर के अंदर अपन विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो हमें चाहिए ऊष्मा ऊर्जा, गर्म करने के लिए ऊष्मा ऊर्जा। लेकिन आप देखते हैं कि जहां पर हीटर चलाते हैं वहां उसके चारों ओर थोड़ी बहुत मात्रा में प्रकाश भी उत्पन्न हो जाता है, चमक उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ जो प्रकाश ऊर्जा बनी, यह प्रकाश ऊर्जा हमारे लिए उपयोगी नहीं है या इसको अपन काम में नहीं ले सकते, इसलिए प्रकाश ऊर्जा का यहाँ क्षय हो रहा है यानी कमी हो रही है। तीसरा, अपन गाड़ी मोटरसाइकिल के अंदर
ईंधन डालते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो मोटरसाइकिल है वो आवाज उत्पन्न करती है, उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, इंजन के अंदर जो पिस्टन है वो आवाज उत्पन्न करते हैं, यानी ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। जिस स्थान पर अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं वहां से लेकर अपने घरों तक जब विद्युत ऊर्जा यानी बल्ब के अंदर या पंखे के अंदर जहां विद्युत ऊर्जा का प्रवाह करते हैं तब तक ऊर्जा है वो अलग अलग रूपों के अंदर अलग अलग रूपों में सहित होती जाती है, कभी प्रकाश ऊर्जा, कभी ऊष्मा ऊर्जा, कभी ध्वनि ऊर्जा। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं कि ऊर्जा का जो क्षय है वो कौन कौन से रूपों में होता है। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। सामान्यतः ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ऊर्जा का क्षय को कम करने के लिए जहां तक संभव हो हमें अनावश्यक विद्युत ऊर्जा या जो भी ऊर्जा है उसको काम में नहीं लेना चाहिए। ऊर्जा क्षय को कम करने के कुछ उपाय। ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। घरों में आने वाली विद्युत युक्तियों, घरों में जो भी विद्युत उपकरण काम में आते हैं जैसे टीवी, माइक्रोफोन, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन आदि को जब आप उपयोग में नहीं ले रहे, विद्युत प्रेस आदि को जब आप इनको उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो अपन इनको आपात उपयोगी मोड या स्टैंड बाई मोड पर रख देते हैं। अब भी उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, यानी थोड़ी बहुत मात्रा में वो विद्युत ऊर्जा को खर्च करता रहता है। तो जब आप इन विद्युत उपकरणों को उपयोग में नहीं लेते हैं तो इनके स्विच ऑफ कर देने चाहिए, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा कम से कम खर्च हो। दूसरा है, वर्तमान के अंदर जो भी अपन विद्युत उपकरण या कोई भी चीज खरीदते हैं जो बिजली से चलने वाली हो, इनके ऊपर एक स्टार रेटिंग नाम का उपकरण लगा हुआ रहता है। वर्तमान में टीवी, पंखे, फ्रिज जो भी अपन कोई भी सामग्री या विद्युत उपकरण खरीदते हैं उनके ऊपर स्टार रेटिंग उपकरण लगा रहता है। उपयुक्त स्टार रेटिंग जो क्षमता वाला उपकरण है वो 30% बिजली को कम खपत करता है। इसलिए हमें जितनी आवश्यकता हो उतनी ही स्टार रेटिंग वाले उपकरण खरीदने चाहिए ताकि कम से कम विद्युत ऊर्जा का उपभोग हो सके। तीसरा अपना पॉइंट है, घरों में काम आने वाली जो विद्युत ऊर्जा है उसमें बल्ब के स्थान पर हमें CFL एवं LED का उपयोग करना चाहिए। बिजली का उपयोग कम करने के लिए बल्ब के स्थान पर हमें CFL या LED का उपयोग करना चाहिए। एक 60 वाट का बल्ब है, एक 15 वाट की CFL है और एक 8 वाट की LED है। तीनों द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है कमरे के अंदर वो बराबर है, तीनों के द्वारा बराबर मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उपयोग 60 वाट वाला बल्ब करेगा क्योंकि इसकी शक्ति ज्यादा है, तो यह सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेगा। इसलिए इनकी जगह हमें CFL या LED का उपयोग करना चाहिए। आप CFL का पूरा नाम जानते हैं। CFL का पूरा नाम होता है फ्लोर सेंट ट्यूबलाइट LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड, या इसका दूसरा नाम लिखें तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। और
डायोड एक ऐसी युक्ति है जो भौतिक विज्ञान में प्रयोगशाला के अंदर इसको देखा जाता है, या जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं सबके अंदर ये लगा रहता है। 2 सिरों वाली युक्ति होती है, इसमें 2 सिरे होते हैं, एक तो बड़े आकार का और दूसरा थोड़ा छोटे आकार का। इसलिए घरों में जो बिजली है उसको कम से कम काम में लेने के लिए CFL या LED का उपयोग करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, गर्मी एवं सर्दी में वातानुकूलन एवं मकानों में ऊष्मा विनिमय को कम करने के लिए इनकी दीवार एवं छत ऊष्मारोधी होनी चाहिए। और इसके लिए जो नई तकनीकें विकसित की गई हैं वो ऐसे भवन बनाने चाहिए जिनकी दीवार जो है वो भी डबल हो और जिनकी जो छत अपन डालते हैं वो भी डबल वाली हो। तो इनके बीच में जो परत है या खाली जो जगह रह जाती है उसमें ऊष्मा भरी रहती है और ऊष्मा कुचालक होती है, इसलिए यह न तो बाहर से अंदर की ओर ज्यादा प्रवेश करने देगी और न बाहर अंदर वाले को बाहर की ओर जाने देती है। तो कमरे का जो ताप है वो सदैव वातानुकूलित होता है, इसलिए ऊष्मारोधी भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए। जब आप कमरे के अंदर नहीं हैं तो लाइट, पंखे, टीवी आदि को बंद कर देना चाहिए ताकि कम से कम विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो सके। जहाँ तक ऊर्जा उपयोग की बात है तो ऐसे स्रोतों को उपयोग करना चाहिए जो पर्यावरण हितैषी हो, जिनका बार बार उत्पादन किया जा सकता है, अर्थात वो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होने चाहिए। अब अपना जो अगला जो पॉइंट है वह है विद्युत शक्ति। तो हमने पिछले पाठ के अंदर शक्ति की परिभाषा पढ़ी, विद्युत शक्ति के सूत्र भी हमने देखे थे, लेकिन यहाँ जो शक्ति है वो किसी उपकरण की उस शक्ति को प्रदर्शित करेगी जिसमें विद्युत धारा से बात संबंधित नहीं है। विद्युत शक्ति तो हमने पढ़ी थी कि किसी विद्युत परिपथ में या चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य करने की जो दर है वो विद्युत शक्ति कहलाती है। सामान्य इसकी परिभाषा, जो शक्ति की जो परिभाषा है वह है शक्ति कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहा जाता है एवं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति P बराबर होता है W/T, ये हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। शक्ति P बराबर W/T, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य का मात्रक जो है वो होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड लिख दो या इसका दूसरा नाम वाट लिखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट वैज्ञानिक द्वारा किया गया। अब इसमें पर एक नया सूत्र बनाते हैं। हमने कार्य की परिभाषा में पढ़ा, कार्य W बराबर होता है F गुणा S। यदि इस कार्य का मान इस W की जगह लिखा जाए तो P बराबर हो जाएगा F गुणा S बटे T। हमने 9th क्लास में ये भी पढ़ा था, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, यानी v बराबर होता है S/T। अगर S/T की जगह अपन v लिखें तो P बराबर हो जाएगा F गुणा v। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम से न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल F बराबर होता है ma। यदि इस F का मान यहां लिखें तो शक्ति P बराबर हो जाएगा mav। तो ये भी शक्ति याद करने का सूत्र, इसके द्वारा भी शक्ति का मान याद किया जा सकता है, या सामान्यतः शक्ति याद करने का सूत्र ये होता है। हमने कार्य की एक दूसरी एक स्थिति पढ़ी थी, कार्य W बराबर होता है जी mgh। कार्य W बराबर होता है mgh।
यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अगर किसी वस्तु को h ऊंचाई पर उठाए तो किया गया कार्य W बराबर mgh होता है। और अगर इस W का मान शक्ति वाले सूत्र में रखें तो P बराबर हो जाएगा mgh/T। तो ये इस सूत्र द्वारा भी अपन शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए रमेश 15 मीटर ऊंचाई वाली किसी मंजिल पर 50 किलोग्राम के वजन को लेकर 15 सेकंड में चढ़ जाता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी। तो अपन इस सूत्र द्वारा उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान उसका लिखेंगे, जी का मान जो कि 10 के लगभग होता है, h बराबर 15 मीटर और समय लिख देंगे तो शक्ति का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस सूत्र द्वारा भी अपन शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। पाठ के 1-2 पॉइंट जो बचे हैं वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। आप कृपया करके इन वीडियोज को बार बार देखें। इनसे संबंधित अगर कोई समस्या हो तो उसको पूछा जाए। पर्सनल जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता रखे हैं उनके ऊपर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इनके जो नोट्स हैं वो आप एक बार रफ कॉपी में बना लें, फिर इनकी नोट्स की जो है वो आपको PDF फाइल जो भेज दी जाएगी।